गुड मॉर्निंग। आज अपना चैप्टर है 5 पद्य भाग। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र और पाठ का नाम है घर की याद। ठीक है, कवि परिचय पढ़ेंगे पहले हम। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है 1913 में हुआ, टिगरिया गांव में हुआ, होशंगाबाद जिला है और मध्य प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। ठीक है, इनको प्रमुख सम्मान मिले साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से इनको अलंकृत किया गया। मृत्यु उनकी हुई सन 1985 में। ठीक है, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। मतलब कविताओं में इनकी जो भी इन्होंने साहित्य रचना की वो बहुत ही सहज रूप से की, मतलब सरलता के साथ किया। और जो इनका व्यक्तित्व है वो भी क्या है, बहुत सरल है। तो सरल लेखन और सरल व्यक्तित्व यदि किसी में है तो वो कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। मतलब जो कवि कविता के साथ साथ साहित्य रचना भी करते थे। और इसके अलावा वो लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, हमारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाई। ठीक है, उसमें भी वो पूरी तरीके से भागीदार रहते थे। हर एक आंदोलन में हर एक जो भी मतलब होता था स्वतंत्रता से संबंधित, चाहे वो काम होता था, चाहे वो आंदोलन होता था, चाहे वो हड़ताल होती थी, चाहे वो धरना होता था, कुछ भी होता था, उसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब जिन कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई उनमें से प्रमुख ये भी है, उन कवियों में इनका नाम भी है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। ये किस पर आस्था रखते थे, गांधीवाद पर, गांधी के नियमों पर। आई बात समझ में? मतलब गांधी ने जो जो नियम बनाए, अहिंसा, सत्य आदि जो थे, उन सब पर आस्था रखने वाले थे, सब पर विश्वास करने वाले थे, गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले थे। ठीक है, और उनके कार्यों का जो भी मतलब वो काम करते थे गांधी जी, उनका अनुकरण करने वाले थे। आई बात समझ में? और उनसे उत्साहित होकर ऐसे ही वो भी मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। इन्होंने क्या किया, जो गांधी वाङ्मय, गांधी साहित्य के हिंदी खंडों का इन्होंने संपादन किया और गांधी जी के बीच, कविता के बीच और गांधी जी के बीच क्या किया, सेतु का काम किया। मतलब गांधी की विचारधाराओं को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा ताकि कविता के माध्यम से गांधी जी की विचारधाराएं देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इसमें एक बहुत ही सहज, बहुत ही आसान लगने वाली लय है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। जैसे गांधी जी का चरखा एक गति से चलता है, चाहे वो धीरे चलता हो चाहे वो जल्दी चलता हो। ठीक है, जो उनके चरखे की गति है एक सरल सी, एक सहज सी, आसान सी, वो ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की है। इसलिए उन्हें कविता का गांधी का भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। मिश्र जी की क्षमता क्या है कि वो जो मतलब जो हमारा गद्य भाग होता है,
ठीक है, जो हम सामान्य बात करते हैं, बोलचाल की बातचीत करते हैं, उस बातचीत को ही वो क्या करते हैं, और जो हमारे वाक्य होते हैं, हम एक दूसरे से जो वाक्य बोलते हैं, जो हमारी बातचीत होती है, उसको ही वो कविता में बदल देते हैं। मतलब उनकी सामान्य से वाक्य, उनकी जब वो लिखते हैं तो लगता है जैसे कोई कविता कही जा रही हो। आई बात समझ में, जैसे कोई कविता बताई जा रही हो। फिर आगे कह रहे हैं कि इसी कारण उनकी, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। सहज है और लोक के अधिक करीब है। किस कारण है? इनकी कविता लोगों के बीच में, लोगों से संबंधित है, और लोगों के करीब क्यों है इनकी कविताएं? क्यों करीब है बताओ? जल्दी बताओ, अभी पीछे तो पड़ा है। सौरभ बताओ, आवाज आ रही मेरी सबको? अरे बोलो तो सही, सबके सब ऐसे गूंगे बन के क्यों बैठे हो? जैसा आता है वैसे बता दो। मैम ये ना जो मतलब बोलचाल की भाषा जो सामान्य लाइनों को कविता में बदल देते हैं। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो एक सामान्य सी बात बोलने में? इतना टाइम क्यों लगाते हो? जब पता है तो बोलने में क्या तुम लोगों को जोर आता है क्या? या तुम्हारे गले में दर्द हो जाता है? बिल्कुल सिंपल तुमने बता दी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बता दी। यही तो बात पूछ रही थी, बता नहीं सकते हो? तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई है? समझ में नहीं आई तो पूछा करो, कौन मना करता है? लेकिन जो पूछू उसका आंसर दे दिया करो, ऐसे चुपचाप गूंगे बन के मत बैठा करो। क्लास में तो इतनी बातें करते रहते हो, आके वहां तो शोर करते रहते हो, और यहाँ पूछा जाए तो सारे के सारे गूंगे बन के बैठ जाते हो, जैसे बोलना ही नहीं आता इनको। अगर मैंने अब क्वेश्चन पूछा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया ना, तो देख लेना, तुम्हें आता सही आता है सही दो, गलत आता है गलत दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर जवाब दिया करो यदि मैंने पूछ लिया है तो। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, ठीक है, उसको मतलब घर से उसको इतना सामान्य, इतना सहज, इतना सरल बना लेते हैं कि वो हमें लगता है जैसे कोई हमारे घर की कोई चीज है, जो हमें, जिसकी हमें समझ बहुत अच्छी है। फिर आगे कह रहे हैं कि आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। चाहे वो कविता आंगन के पौधे पर लिखे, चाहे वो कविता दूर दिखती एक किसी पहाड़ की नीली चोटी पर लिखे, लेकिन जब हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही परिवार का एक अंग है, या हमारे ही परिवार की कोई एक वस्तु है, ठीक है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो मृत्यु से संबंधित कोई बात हो, उसमें भी लगता है कि वृद्धावस्था देख के कोई भी इंसान सुखी नहीं होता है। बुढ़ापे से सबको डर लगता है, मृत्यु से सबको डर लगता है, लेकिन ये इतनी सहज तरीके से ये कविताएं लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अपनेपन से इन्होंने कविताएं लिखी है, और वो चीजें फिर हमारी समझ में आ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है, व्यापक मतलब परिपक्व प्रेम की, ठीक है, उसकी कविताएं भी लिखी है जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। उसमें इन्होंने उद्दाम श्रृंगारिकता मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर जाकर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ही बातें नहीं की है। प्रेम कौन सा? यहाँ पर एक औरत और पुरुष का प्रेम, सिर्फ उसकी बातें नहीं की उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या बातें की? प्रेम का कौन सा रूप बताया उन्होंने? जो हमारा जीवन है उसके सुख दुख, और सुख दुखों को सहन करते हुए जो प्रेम होता है, जो प्रेम हमारे अंदर से निकलकर आता है, उसकी व्यंजना की है, उसके बारे में बताया है। जैसे कुछ कवि क्या होते हैं, सिर्फ श्रृंगारिकता, श्रृंगार मतलब
प्रेम, ठीक है। प्रेम कौन सा श्रृंगार में? एक पुरुष और स्त्री का प्रेम, सिर्फ उसी के बारे में वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रेम की व्यंजना की है। लेकिन जो प्रेम है इनका वो सहज है, स्वाभाविक है, वो हृदय से निकलता है। आई बात सबके समझ में? समझ में आई कि नहीं आई? नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोभ भरपूर है, ठीक है। नई कविता के दौर के कवियों में जो मिश्र जी की कविताएं हैं वो व्यंग से भी, मतलब किसी को अगर कोई गलत बात होती दिखती है तो उसके ऊपर व्यंग भी कसते हैं, दुखी भी होते हैं, किंतु वो प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो उसकी सेम टू सेम वैसे ही प्रतिक्रिया करे जैसे कि सामने वाला हमारे साथ कर रहा है। आई बात समझ में? इनकी कविताएं जो हैं वो ऐसी नहीं जिसमें प्रतिक्रिया की गई हो, जैसे सामने वाले ने हमारे साथ व्यवहार किया वो ही व्यवहार हम उनकी कविताओं में लिख दें, अपनी कविताओं में लिख दें, या अपने मन का जो मतलब दुख से भरा हुआ भाव है या व्यंग से भरा हुआ भाव है, ये सारी बातें हम कविता में लिख दें। ऐसी कविताएं नहीं लिखते, वो दूसरों को, मतलब दूसरों को केंद्रित करके, ठीक है। मान लो किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया या अच्छा व्यवहार किया, ठीक है। अच्छा व्यवहार तो सबका अच्छा ही होता है, उसके ऊपर तो कोई दूसरी दो राय है ही नहीं कि भाई हाँ वो अच्छा है। लेकिन यदि किसी ने आलोचना की, किसी ने व्यंग किया, ठीक है, जैसी प्रतिक्रिया हमें सामने वाले ने दी वैसी प्रतिक्रिया हमने नहीं दी, ये व्यंग करते हैं, शोभ दुखी होते हैं, लेकिन किस रूप में? सृजनात्मक रूप में, एक नए निर्माण के रूप में, मतलब उस चीज का एक नया निर्माण करते हुए, ठीक है। फिर गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। गांधीवाद पर ये आस्था रखते थे, ठीक है। तो जो अहिंसा है, जो सहनशीलता है, उसको एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब जो हमारे पाठ है घर की याद, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, घर का जो मर्म है, जो घर का रहस्य है, ठीक है, उसका उद्घाटन है कि घर का रहस्य मतलब घर में लोग कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें क्या होती है? घर का एक रहस्य होता है जो हर किसी को पता नहीं चलता है। तो इन्होंने क्या किया है? घर की याद में खुद के कवि के माध्यम से इस मर्म का उद्घाटन उन्होंने किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान, जब कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया जाता है, तब क्या होता है? तो विस्थापन मतलब अलग होना, तो घर से अलग होने की जो पीड़ा है वो उनको बहुत दुखी करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और कवि को जैसे जैसे घर की याद आने लगती है, ठीक है, तो घर का एक एक सदस्य उसके सामने साकार होता चला जाता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की जो धारणाएं हैं, ठीक है, वो क्या है? बिल्कुल सार्थक है और मार्मिक है। मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाली है, दिल को स्पर्श करने वाली है और संवेदना से भरी हुई है। संवेदना से भरी हुई मतलब उस दुख को, उस चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, उसको स्वयं महसूस करना, ठीक है। यदि हम किसी के साथ बुरा होता देख रहे हैं तो क्या होगा? उसको हम स्वयं महसूस कर रहे हैं, या हम उसको किसी ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जो हमको दुखी कर रही है या सुखी कर रही है। दुख और सुख दोनों को अनुभव करना, उसे कहते हैं संवेदना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? मैम संवेदना मीन्स एक, संवेदना मतलब किसी के दुख या सुख को अनुभव करना, महसूस करना। आई बात समझ में? मान लो ये कविता है, घर की याद जो कविता है, ये संवेदना से भरी हुई है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? हमको महसूस होगा, हमको अनुभव होगा कि हाँ कवि के साथ ऐसा हो रहा होगा, उसको ऐसे ऐसे याद आ रही होगी, ठीक है। कवि को घर की याद क्यों आ रही है? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? वो घर से अलग हो गया। तो घर से अलग होने के बाद हमें घर की याद आती है, घर वालों की याद आती है।
तो इस घर की याद में कविता ने क्या है, कवि ने क्या किया है, घर के एक एक सदस्य को याद किया है, उसके बारे में बताया है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। घर की याद इसमें है कि सन 1942 कौन सा आंदोलन था? सन 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन था। उसके दौरान कवि को जेल में डाला गया, और मौसम जब उसको जेल में डाला गया तो बरसात का मौसम है, ठीक है, बारिश हो रही है, और बारिश में उसको अपने घर वालों की याद आ रही है। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, मतलब आज बारिश हो रही है। अब ये क्या है, बिल्कुल बोलचाल के वाक्य हैं। ठीक है, क्या है ये? बोलचाल के वाक्य हैं। इनकी अद्भुत क्षमता क्या है कि बोलचाल के वाक्यों को भी कविता में बदल देते हैं। तो आज पानी गिर रहा है, एक ही बोलचाल का वाक्य, लेकिन जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो हमें एक कविता की एक पंक्ति लग रही है ये। ठीक है ना, आज पानी गिर रहा है मतलब आज बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। रात भर गिरता रहा है, और बादल जो है वो रात भर, पूरी रात भर पानी बरसाते रहे हैं। ठीक है, प्राण मन घिरता रहा है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसे बारिश के मौसम में कवि को, प्राण मतलब यहाँ पर कवि को, या हम कहेंगे कि कवि के मन में, कवि के मन में घर वालों की यादों के बादल घिर आए हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसे बारिश के मौसम में कवि के मन में, ठीक है, ऐसे बारिश के मौसम में कवि के मन में घर वालों की यादों के बादल घिर आए हैं। आ गई बात सबके समझ में? चारों लाइन सबके समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा बताऊंगी। बताओ। मैम आ गई। आ गई, ठीक है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, घर नजर में तिर रहा है। कवि का जो घर है वो उसकी नजर में तैर रहा है, मतलब इस बरसात के मौसम में कवि को अपने घर वालों की याद आ रही है। ठीक है, घर नजर में तिर रहा है मतलब पहले हम क्या बोलेंगे कि कवि की नजरों में उसका जो घर है वो तैर रहा है, अर्थात कवि को इस बारिश के मौसम में अपने घर वालों की याद आ रही है। ठीक है, घर की मुझसे बहुत दूर है, जो कवि कह रहा है कि मेरा घर जो है अभी मुझसे बहुत दूर है। ठीक है, मेरा घर जो है अभी मुझसे बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है, जो पूर मतलब जल समूह। ठीक है, जल क्या समूह, जैसे मतलब बहुत सारा पानी जैसे भरा हुआ हो, जैसे पानी का भंडार लग जाए। आई बात समझ में? तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरा घर है वो प्रसन्नता का भंडार है, उसमें हमेशा खुशी छाई रहती है, सब लोग प्रसन्न रहते हैं। आगे बात समझ में? घर खुशी का पूर है, जो क्या कहेंगे हम कि जो घर है वो प्रसन्नता का भंडार है। मेरा जो घर है वो प्रसन्नता का भंडार है, सब लोग उस घर में प्रेम से और खुशी से रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि घर में 4 भाई, कि मेरे घर में 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, मेरी विवाहिता जो बहन है वो मायके में आई होगी। मायका मतलब अपने घर आई होगी, बहन क्या है? विवाहिता है, उसका विवाह हो गया है। तो कवि क्या कह रहा है कि घर में 4 भाई, मेरे 4 भाई हैं, और जो मेरी विवाहिता बहन है वो घर में आई होगी। बहन आई बाप के घर, जब मेरी बहन मेरे घर में अपने पिता के घर में आई होगी, अर्थात मेरे घर में आई होगी, तो हाय रे परिताप के घर, तो लेकिन इस समय उसे प्रसन्नता ना होकर, परिताप मतलब कष्ट,
ठीक है, वो प्रसन्न ना होकर उसको जो वो घर है वो कष्टों का घर लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि वहां पर कवि नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वापस देख लो। बहन आई बाप के घर, मतलब जब बहन मेरे घर पर आई होंगी, अपने घर पर आई होगी, तो वहां पर मुझे ना पाकर, ठीक है, तो वहां पर मुझे ना पाकर वो प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो गई होगी। अर्थात उसको जो वो घर है प्रसन्नता का घर ना लगकर कष्टों का घर लग रहा होगा। आगे बात सबके समझ में? ठीक है, मान लो जब कोई भी हमारे परिवार में कोई भी मेहमान आता है, चाहे वो बहन हो या कोई जो दूर रहते हैं भाई, कोई भी परिवार का सदस्य है, जब भी मान लो घर में आता है तो वहाँ पर उसकी इच्छा होती है कि वहाँ पर घर में जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, मैं उन सबसे मिल लूँ। ठीक है, वो सबसे मिलना चाहता है, लेकिन जब उसको कोई एक नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है। ये एक सामान्य सी बात है, सहज सी, स्वाभाविक सी बात है, जो कि सबके साथ होती है। ठीक है ना, कोई भी जब मान लो मैं ही अपने घर जाऊं, ठीक है, मुझे यदि वहां मेरा भाई ना मिले, भाभी ना मिले, माँ मम्मी नहीं मिले, पापा नहीं मिले, उनमें से कोई भी एक भी ना मिले, तो मुझे मतलब थोड़ा दुख होगा, कष्ट होगा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मुझे अभी सब मिलने चाहिए थे, मैं सबसे मिलके जाती। तो यही यहाँ पर कवि अपनी बहन के बारे में बता रहा है कि वो अपने घर पर आई होगी, लेकिन वहां मुझे ना पाकर वो प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो गई होगी। अर्थात उसको जो वो घर है वो प्रसन्नता का ना लगकर कष्टों का घर लग रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये वाली आपको चारों लाइन समझ में आ गई? यस मैम। सबके? चलो आगे चलिए। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े। इन दोनों लाइनों का अर्थ है, इन दोनों लाइनों का क्या अर्थ है कि जो मेरा घर है वो आदर्श घर है। ठीक है, मेरा जो घर है वो आदर्श घर है। घर की घर में सब जुड़े हैं मतलब वहां पर सब लोग प्रेम से और सहयोग से रहते हैं। ठीक है, वहां पर सब लोग प्रेम की भावना से और सहयोग की भावना से रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि इतने प्रेम से और इतनी सहयोग से रहते हुए बहुत कम लोग देखे गए हैं। मतलब बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहां पर सारे के सारे सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे की सहायता करते हो। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है कि जो मेरा घर है वो आदर्श घर है। उसमें सभी लोग क्या है, प्रेम की भावना से रहते हैं, सहयोग की भावना से रहते हैं, और इतने प्रेम और इतने सहयोग की भावना से रहते हुए बहुत कम लोग देखे गए हैं या कम परिवार देखे गए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 4 भाई 4 बहनें। मेरे क्या है, 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। ठीक है, मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और दोनों भाई बहन आपस में क्या है, भुजा के समान है। ठीक है, तो भुजा भाई मतलब जैसे मान लो जो हमारी बाहें हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। मतलब कभी हम सीधे हाथ से काम करते हैं तो कभी उल्टे हाथ से काम करते हैं और कभी दोनों हाथों से काम करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबके सब क्या है, एक दूसरे की भुजा के समान है। जैसे बाहें एक दूसरे का सहयोग करके चलती है, वैसे ही भाई बहन चलते हैं। प्यार बहनें मतलब यदि बहनें प्रेम का आदर्श है, यदि बहनें अपने भाई से प्रेम करती हैं, तो भाई जो है वो भी सदैव बहनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। आ गई बात सबके समझ में? आई कि नहीं, जल्दी बताओ। आ गई सबके? अब क्या करेंगे, आज जितना मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है वो आप सबको पढ़ना है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय सबको।